प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एशियन क्लासेस के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए घंटी का बटन दबाएं ताकि आगामी वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और यदि आपको हमारे ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए हमें ज़रूर बताएं। यदि आप में से किसी विद्यार्थी ने पूर्व के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दिया गया है। आप उन वीडियोज़ का भी अध्ययन कीजिए ताकि आपको संपूर्ण अध्याय भली प्रकार से समझ में आ जाए। अध्ययन करते हैं आज हम उपभोक्ता का संतुलन अध्याय में बजट रेखा का। कल तक हमने अध्ययन किया तटस्थता वक्र और तटस्थता मानचित्र। क्या होती है बजट रेखा? देखिए, प्रत्येक उपभोक्ता को व्यवहारिक जीवन में एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करना होता है, लेकिन उसका बजट इसके लिए एक सीमा रेखा का कार्य करता है कि वह उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की एक सीमित मात्रा ही खरीद पाता है। असीमित मात्रा वो नहीं खरीद पाता। इसके दो कारण हैं। एक तो उन वस्तुओं की जो कीमत है वो स्थिर होती है, दूसरा उपभोक्ता का जो बजट है वो स्थिर होता है। इन सीमाओं के कारण ही उपभोक्ता भिन्न भिन्न वस्तुओं की एक निश्चित मात्राओं का संयोग ही खरीदने में सक्षम होता है। चूंकि हम इन सब चीज़ों को वक्र के द्वारा या रेखा चित्र के द्वारा समझ रहे हैं तो हम दो वस्तुएं लेकर चलते हैं। एक वस्तु को हम x एक्सिस पर x वस्तु मानकर चलते हैं, दूसरी वस्तु को हम y एक्सिस पर y वस्तु मानकर चलते हैं। तो यदि हम बजट रेखा की परिभाषा की बात करें तो उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताने वाली रेखा जिन्हें दी गई कीमतों पर उपभोक्ता उपलब्ध आय से खरीद सकता है। उपलब्ध आय से खरीद सकता है। देखिए, दो वस्तुओं के भिन्न भिन्न संयोग, हम दो वस्तुएं लेकर के चलते हैं तथा उनकी कीमतें क्या है, दी गई है। यानी किस कीमत पर वो वस्तुएं बेची जा रही है वो कीमत दी गई है और उपभोक्ता उपलब्ध आय से खरीद सकता है। यानी उसकी आय क्या है, स्थिर है और उसी उपलब्ध आय की सीमा के अंदर वो आती है। तो चूंकि उसकी आय स्थिर है, निश्चित है, सीमित है, इसलिए वो इन दोनों वस्तुओं की असीमित मात्राएं नहीं खरीद सकता। अर्थात बजट रेखा उपभोक्ता के लिए एक सीमा रेखा का निर्धारण करती है कि आप इस रेखा से ऊपर का वस्तुओं का संयोग नहीं खरीद सकते। यदि हम रेखा चित्र के द्वारा समझें तो इस प्रकार का रेखा चित्र बजट रेखा का बनेगा। इधर हम क्वांटिटी ऑफ x या x वस्तु की इकाइयां लेते हैं, इधर हम क्वांटिटी ऑफ y या y वस्तु की इकाइयां लेते हैं। देखिए, इस प्रकार से बजट रेखा बनती है। इसके ये बिंदु किस प्रकार से प्राप्त होते हैं इसका हम अभी अध्ययन करेंगे। अब ये बजट रेखा है, ये उपभोक्ता के लिए सीमा रेखा निर्धारित करती है। उपभोक्ता इस बजट रेखा के नीचे या बजट रेखा के बिल्कुल ऊपर दोनों वस्तुओं के किसी भी संयोग का चयन कर सकता है। यानी यदि वो इस बिंदु के संयोग का चयन करता है
जिसको हम ए नाम देते हैं, तो वो y वस्तु की इतनी इकाइयां खरीद लेगा और x वस्तु की इतनी इकाइयां खरीद लेगा। चूंकि उसके पास बजट यहां तक है, इसलिए उसके पास इतने के बराबर पैसा बच जाएगा, यानी उसने अपने बजट से कम खर्च किया है। यदि वो इस बिंदु का चयन करता है, इसको हम बिंदु नाम दे देते हैं B, यदि वो इस बिंदु पर संयोग का चयन करता है तो वो y की इतनी इकाइयां खरीद लेगा और x की इतनी इकाइयां खरीद लेगा। अब इस कंडीशन में चूंकि वो बजट रेखा के बिल्कुल ऊपर है, इसलिए उपभोक्ता के पास ना ही तो पैसा बचेगा और ना ही वो पैसे से अधिक मात्रा खरीद रहा है। अब मान लीजिए कि एक बिंदु C जो बजट रेखा के बाहर स्थित है, यदि वो C बिंदु का चयन करता है तो चूंकि C बिंदु बजट रेखा से बाहर है, इसलिए वो इस संयोग का चयन नहीं कर सकता, क्योंकि C बिंदु के संयोग वाली वस्तुएं खरीदने के लिए उपभोक्ता के पास बजट उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से ये बजट रेखा उपभोक्ता के खर्च के लिए, उपभोक्ता के द्वारा वस्तुएं खरीदने के लिए एक सीमा रेखा का कार्य करती है। अर्थात इस बजट रेखा से ऊपर का कोई भी संयोग उपभोक्ता की पहुंच में नहीं होता, क्योंकि उसके पास बजट रेखा के बराबर ही बजट उपलब्ध होता है। पुनः हम एक बार परिभाषा देख लेते हैं। यदि 2 नंबर की परिभाषा आती है तो हमें यह लिखना है कि दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोग, x वस्तु और y वस्तु, संयोग से तात्पर्य यह है कि हमारे पास उपलब्ध है कितनी कोई वस्तु खरीदनी है। x को बढ़ाना है तो y कम हो जाएगी, y को बढ़ाना है तो x कम हो जाएगी। संयोग है दोनों वस्तुओं का, जिन्हें दी गई कीमतों पर ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदी जा सकती है, वो इसकी कीमत के द्वारा पता चलेगा, क्योंकि x और y वस्तुओं की कीमतें दी हुई होंगी और हम बजट रेखा के समीकरण के द्वारा, जो कि px गुना में qx प्लस py गुना में qy से हमें पता चलेगा। हमने पिछले लेक्चर में भी इसका अध्ययन किया था कि हमारा कुल खर्च हमारे कुल धन के बराबर होना चाहिए। यदि 1 नंबर का प्रश्न आता है कि बजट रेखा का समीकरण, तो हमें कौन सा लिखना है, ये वाला लिखना है। तीसरी बात, उपभोक्ता द्वारा उपलब्ध आय से, यानी उपभोक्ता के पास आय है वो क्या है, सीमित है, और ये बजट रेखा उसके खर्च के लिए किसका निर्धारण करती है, सीमा रेखा का। अब ये बिंदु हमें किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, और बजट रेखा का ढाल क्या है उसको भी हम समझते हैं। बजट रेखा की परिभाषा मेरे ख्याल से आप समस्त बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। देखिए, हम उदाहरण लेके चलते हैं। माना कि कुल धन 100 रुपये है। कितने रुपए है, 100 रुपये। x वस्तु की कीमत हम मान लेते हैं px बराबर 5 रुपये है। y वस्तु की कीमत हम मान लेते हैं py बराबर 4 रुपये है। देखिए, हमें बजट रेखा बनानी है। क्या बनाना है, बजट रेखा। अभी रेखा के ये बिंदु y एक्सिस वाला और ये बिंदु x एक्सिस वाला कैसे प्राप्त होगा, इसका हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये सीधा ही हम एक आइडिया से इसको नहीं बनाते। इसका बनाने का तरीका है जिसको हम इससे निकालना सीखेंगे। देखिए, चूंकि y एक्सिस पर हमने क्या लिया है, y वस्तु की इकाइयां। अब कल्पना कीजिए कि वो सारा का सारा धन x वस्तु पर खर्च कर देता है, तो x वस्तु की कितनी इकाइयां खरीद लेगा, m बटा में px के बराबर खरीद लेगा, क्योंकि कुल धन को यदि कीमत से भाग दे दिया जाए तो हमारे पास उस वस्तु की इकाइयां आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि 10 रुपए का एक बॉल पेन है, आपको 100 रुपए के खरीदने हैं, तो आप क्या करोगे, 100 बटा में 10, आप कहोगे कितने पेन आ गए, 100 पेन आ गए। इसी प्रकार से कुल धन कितना है, 100 रुपए, और x वस्तु की कीमत कितनी है, 5 रुपए। कितने पेन आ जाएंगे, 20। यानी x वस्तु की कितनी इकाइयां खरीदेगा,
सारा का सारा धन यदि x वस्तु पर खर्च कर दिया जाता है तो x वस्तु की अधिकतम कितनी इकाइयां खरीद पाएगा? 20। हमारा ये बिंदु, इसका मतलब क्या है, यहां रुकेगा, इसका मतलब y वस्तु किसने 0 इकाई खरीदी है। यानी उसने ऐसे संयोग का चयन किया है जिसमें x की 20 इकाइयां और y की 0 इकाइयां। समझ गए मेरी बात को? अब हम चलते हैं y एक्सिस की ओर कि यह बिंदु कैसे प्राप्त किया जाता है। देखिए, यदि उपभोक्ता ये सारा का सारा धन x वस्तु पर खर्च ना करके किस वस्तु पर खर्च कर दे? y वस्तु पर, तो क्या होगा? y वस्तु की कीमत कितनी है? 4 रुपए। y वस्तु की इकाइयां कितनी खरीद पाएगा? 25। यानी सारा का सारा धन यदि y वस्तु पर खर्च कर दिया जाता है तो y वस्तु की उपभोक्ता 25 इकाइयां खरीदने में सक्षम होगा। मान लीजिए कि 25, आप इसको 5, 10 से इस प्रकार से इसका बनाते हो, ये पहुंच जाएगा। इसको भी आप 5 इकाई से लेते हो, यहां पर आ जाएगा। पैमाना आपने 5, 10, 15, 20 और 25 इधर ले लिया, इधर भी 5, 10, 15 और 20। अब आप क्या करोगे? इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दोगे। ये हमारी क्या बन गई? बजट रेखा। तो बजट रेखा इस प्रकार से प्राप्त की जाती है। अब इस एक्सिस पर हमने मात्रा निकाली कैसे है? m बटा में पी वाई से। इस एक्सिस वाली कैसे निकाली है? m बटा में पी एक्स से। समझ आ गया सभी को मेरे ख्याल से? हमने क्या किया, सारी की सारी आय यदि x वस्तु पर खर्च की जाती है तो x वस्तु की इकाइयां कितनी खरीद पाएगा? m बटा पी एक्स 100 बटा 5 कितनी इकाइयां खरीद पाया? 20। ठीक इसी प्रकार से यदि y वस्तु पर सारी की सारी आय खर्च कर दी जाती है तो y वस्तु की कितनी इकाइयां खरीद पाया? m बटा में पी वाई 100 बटा में 4 यानी कि 25। आप यदि वो यहां पर रुकता भोगता तो y वस्तु की उसने 25 इकाइयां खरीदी, x की कितनी खरीदी? 0। यदि वो इस विकल्प का चयन करता है, इसको आप नाम दे सकते हो ए बी बजट रेखा। क्या नाम दे दिया हमने? ए और बी। यदि उपभोक्ता ए बिंदु का चयन करता है, ए विकल्प का चयन करता है, ए संयोग का चयन करता है, तो इस संयोग पर क्या है? y की 25 इकाइयां और x की 0 इकाइयां। यदि वो बी विकल्प या बी संयोग का चयन करता है तो x की कितनी इकाइयां? 20, लेकिन y की कितनी इकाइयां? 0। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच में उपभोक्ता किसी भी संयोग का चयन कर सकता है। यदि वह सी बिंदु पर रुकता है तो y की इतनी इकाइयां खरीद पाएगा, x की इतनी इकाइयां खरीद पाएगा। यदि डी बिंदु या डी विकल्प का चयन करता है, y की इतनी इकाइयां खरीद पाएगा, x की इतनी इकाइयां खरीद पाएगा। यदि वो ई बिंदु का चयन करता है, y की इतनी इकाइयां खरीद पाएगा, x की इतनी इकाइयां खरीद पाएगा। यदि वो कोई भी बिंदु बजट रेखा के ऊपर लेता है तो वो उसके बजट से बाहर है, क्योंकि बजट रेखा उसके लिए सीमा रेखा का कार्य करती है। इसी प्रकार से कोई भी बिंदु बजट रेखा के अंदर लेता है तो उसके पास पैसा बच जाएगा, क्योंकि बजट उसका इस बजट रेखा तक उसके पास उपलब्ध होता है। अब आता है बजट रेखा का समीकरण। क्या आता है? बजट रेखा का समीकरण। ये क्या चीज है? देखिए, उपभोक्ता के पास कुल धन कितना है? m। वो किस प्रकार से खर्च कर सकता है? इस प्रकार से। अब मान लीजिए, उदाहरण के द्वारा मैं समझा देता हूं, इसी टेबल के डाटा हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि वो सारा का सारा धन x वस्तु पर खर्च करता है। x वस्तु की कीमत कितनी है? 5 रुपए। m कितना लिया हुआ है हमने? 100 रुपए। x वस्तु की कीमत हमने px कितनी ली है? 5 रुपए। x वस्तु की इकाइयां कितनी खरीदी है उसने? 20 रुपए। किस दशा में? जब सारा का सारा धन वो कौन सी वस्तु पर खर्च कर देता है? x वस्तु पर।
पी वाई या वाई वस्तु की कीमत कितनी है 4 रुपये। जब उपभोक्ता इस बिंदु पर होता है तो वो वाई वस्तु की कितनी इकाइयाँ खरीदता है 0 इकाइयाँ। तो ये आ जाएगा 100 बराबर ये आ जाएगा 100 प्लस 4 का 0 से गुना करने पर 0 अर्थात 100 बराबर 100। जितना धन उपभोक्ता के पास था वो सारा का सारा खर्च हो गया। और कौन सी वस्तु पे खर्च हो गया एक्स वस्तु पे। और एक्स वस्तु की कितनी इकाइयां खरीद ली 20 इकाइयां। ठीक यही दशा यदि इस बिंदु पर आती है तब क्या होगा पी एक्स कितना है 5। एक्स वस्तु की इकाइयां कितनी खरीदेगा इस बिंदु पर 0। पी वाई कितना है 4। वाई वस्तु की इकाइयां सारी की सारी आय वाई पर खर्च करने पर 25। ये हो जाएगा 0 ये हो जाएगा 100 यानी कि 100 बराबर 100। सारा का सारा धन खर्च हो गया लेकिन किस वस्तु पर वाई वस्तु पर। अब यदि ये दोनों वस्तुओं की इकाइयां खरीदता है तो क्या होगा यहां क्या लिखेंगे एक्स वस्तु की मात्रा और यहां क्या लिखेंगे यहां लिखेंगे वाई वस्तु की मात्रा और यहां लिखेंगे एक्स वस्तु की मात्रा। तो दोनों की इकाइयों का हम कोई भी संयोग जो उपभोक्ता खरीदना चाहता है उसका विकल्प यहां पर हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो ऐसे विकल्प का चयन करता है कि उसने x की खरीदी 12 इकाइयाँ, y की खरीदी 10 इकाइयाँ। y की कितनी इकाइयाँ खरीदी 10 इकाइयाँ, x की खरीदी 12 इकाइयाँ। क्या हो जाएगा ये x वस्तु पर खर्च कर देगा 60 रुपये, y वस्तु पर खर्च कर देगा 40 रुपये। उसका बजट 100 बराबर 100 यानी उपभोक्ता ने सारा का सारा धन खर्च कर दिया। 60 रुपये उसने x वस्तु पर खर्च कर दिए और 40 रुपये उसने y वस्तु पर खर्च कर दिए। तो ये है बजट रेखा का समीकरण। इसमें से सवाल आ सकता है हमारे पास 5 मान उपलब्ध हैं, m का मान उपलब्ध है px, qx, py, qy। इन पांचों में से कोई भी 4 मान आपको दे करके 5वां मान पूछा जा सकता है। तो हमें क्या करना है इस समीकरण में मान रखने हैं और उसका आंसर निकाल लेना है। आगे चलते हैं हम बजट रेखा का ढाल। बजट रेखा का ढाल कैसे ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन हम करते हैं। बजट रेखा का ढाल। बजट रेखा का ढाल देखिए ढाल बराबर होता है लंब बटा में आधार से हम निकालते हैं। जब हम बजट रेखा का रेखा चित्र बनाते हैं तो हमें एक त्रिभुज की संरचना प्राप्त होती है इस प्रकार से। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इस एक्सिस पर हम क्यू वाई निकालते हैं। क्यू वाई को हमने निकाला कैसे था एम बटा में पी वाई से। एम बटा में पी वाई से निकाला था क्योंकि इस एक्सिस पर हमने क्या लिया वाई वस्तु की इकाइयाँ और उनको निकालते कैसे हैं एम बटा में पी वाई से। ठीक इसी प्रकार इधर हमने लिया क्यू एक्स, इसको हमने कैसे निकाला था एम बटा में पी एक्स से। समझ आ गई मेरे बात सभी को। इधर इस एक्सिस पर हमने x वस्तु की उपभोग की इकाइयाँ निकाली थी, उसको हमने m बटा पी एक्स से निकाला था। इस एक्सिस पर हमने y वस्तु की उपभोग की निकाली थी इकाइयाँ, उसको हमने निकाला था m बटा में पी वाई से। मैं यहाँ से क्यू वाई और क्यू एक्स को मिटा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए बजट रेखा का ढाल हमें निकालना कैसे है लंब बटा में आधार से। अब देखिए यदि इस त्रिभुज पर विचार करें तो लंब क्या है m बटा में पी वाई और आधार क्या है m बटा में पी एक्स। ये दिया गया त्रिभुज है, इसकी ये भुजा लंब कहलाती है। इसका मान क्या है m बटा में पी वाई। ये वाली भुजा आधार कहलाती है, इसका मान क्या है m बटा में पी एक्स।
अब लंब m बटा में पी वाई बटा में आधार m बटा में पी एक्स। अब यदि हम m बटा में पी वाई इसके गुना में लेके जाएं नीचे वाली संख्या को, तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स बटा में m हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ आ गया। अब यहाँ से आप देखिए m और m एक दूसरे के बराबर हैं, ये एक दूसरे से कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, पी एक्स बटा में पी वाई। ये क्या है, बजट रेखा का ढाल है। समझ आ गया सभी को। दोबारा से देखिए, बजट रेखा का ढाल लंब बटा में आधार से निकालना है। लंब होता है, इधर हमने लिया m बटा में पी वाई से निकाला था, इधर हमने m बटा में पी एक्स से। लंब का मान ऊपर m बटा में पी वाई, आधार का मान नीचे m बटा में पी एक्स। जब आप नीचे की संख्या को m बटा में पी वाई के गुना में लेके जाओगे तो पलट जाएगी, पी एक्स ऊपर चला जाएगा, m नीचे आ जाएगा, m से m कट जाएगा, हमारे पास बजट रेखा का ढाल बच गया पी एक्स बटा में पी वाई। अब प्रश्न क्या आ सकता है, बजट रेखा के ढाल का सूत्र लिखिए। हमें सिर्फ इतना ही सूत्र लिखना है, इसको याद कर लेना है कि बजट रेखा के ढाल का सूत्र क्या है, पी एक्स बटा में पी वाई। 2 नंबर का सवाल आता है या 4 नंबर का सवाल आता है तो आपको ये रेखा चित्र बनाते हुए, ये पूरा प्रोसेस करते हुए लिखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, किस बजट रेखा में विस्थापन किस प्रकार से हो सकता है, यानी बजट रेखा ऊपर या नीचे विस्थापित हो सकती है या नहीं हो सकती है तो इसके कारण क्या क्या हैं। नीचे की ओर विस्थापित हो सकती है तो उसके कारण क्या क्या हैं। बजट रेखा में विस्थापन, बजट रेखा में विस्थापन। देखिए हमारे पास जो ये बजट रेखा है, इसके लिए जो हमने ये बजट रेखा प्राप्त की है, 3 चीज़ें हमने काम में ली है। एक हमने x वस्तु की कीमत, दूसरा हमने y वस्तु की कीमत, तीसरा हमने m। 3 ही चीज़ें काम में ली, क्योंकि इस एक्सिस पर जब आपने ये बिंदु निकाला तो आपने निकाला m बटा में पी वाई से, जब आपने ये बिंदु निकाला तो आपने निकाला m बटा में पी एक्स से। दोनों जगह m काम में आ रहा है, यहाँ पी वाई काम में आया, यहाँ पी एक्स काम में आया। इसका मतलब बजट रेखा के विस्थापन के लिए ये तीनों चीज़ें जिम्मेदार होंगी। कौन कौन सी, पी एक्स यानी x वस्तु की कीमत, पी वाई यानी y वस्तु की कीमत, और m या कुल धन। सर्वप्रथम हम समझते हैं कि आय में परिवर्तन, ये m क्या है, कुल आय है। आय में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ सकता है, किसका, आय में परिवर्तन का प्रभाव। बाकी इन दोनों चीज़ों में हम ये मान लेते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ यदि आय बदलती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए मान लीजिए हमने शुरू में आय कितनी ली है, 100 रुपये। वाई वस्तु की कीमत हमने कितनी ली, 4 इकाइयाँ कितनी आई, 25। तो यदि आय बढ़कर 100 से कितनी हो जाए, 200 रुपये, तो इकाइयाँ कितनी हो जाएगी, 50। किसकी, वाई वस्तु की। ये 25 की जगह कितनी हो जाएंगी, 50। इसी प्रकार से आय 100 से बढ़कर 200 होने पर ये इकाइयाँ कितनी हो जाएगी, 20 से 40, अर्थात बजट रेखा ऊपर की ओर विस्थापित होगी। कंडीशन क्या हुई, आय में वृद्धि, आय में वृद्धि। प्रश्न आ जाए 1 नंबर का, आय में वृद्धि का बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है। आय में वृद्धि से बजट रेखा दाईं ओर अर्थात ऊपर की ओर विस्थापित हो जाती है और हम पहले की बजाय x और y वस्तुओं की अधिक मात्राएं खरीदने में सक्षम होते हैं। कौन, उपभोक्ता। अब मान लीजिए जो आय है वो पहले की बजाय कम हो जाती है। पहले आय 100 रुपये थी, अब मान लिया कि आय हो गई 50 रुपये। कितनी इकाइयाँ खरीद पाएगा, 12.5। बजट रेखा ये बिंदु कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12.5 पे। इसी प्रकार से ये कितनी खरीद पाएगा, अब ये खरीद पाएगा 50/5,
10 इकाइयाँ, यानी यहाँ आ जाएगा। तो बजट रेखा कहाँ आ गई? नीचे की ओर, इस बिंदु पर। ये किस कारण से हुआ? ये आय में कमी से। तो हमने आय में परिवर्तन के प्रभाव बजट रेखा पर देखे कि आय में वृद्धि से हम क्या कर पाते हैं, चूंकि एक्स और वाई वस्तुओं की पहले के मुकाबले ज़्यादा इकाइयाँ खरीद पाते हैं, इसलिए बजट रेखा ऊपर की ओर या दाईं ओर विस्थापित हो जाती है। आय में कमी से हम चूंकि पहले की बजाय कम इकाइयाँ खरीद पाते हैं, इसलिए बजट रेखा नीचे की ओर विस्थापित हो जाती है। तो प्रश्न आ सकता है कि आय में कमी का बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नीचे की ओर विस्थापित हो जाती है। और आय में वृद्धि का बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊपर की ओर विस्थापित हो जाती है। अब हम दूसरे दोनों परिवर्तन देखते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। px में कमी, दूसरा px में वृद्धि, ऐसे ही py में कमी और py में वृद्धि। देखिए, px में कमी, हम प्रारंभ में इस बिंदु पर हैं। अब मान लीजिए कि आय प्रारंभ में 100 रुपये थी, ये 5 रुपये थी, इसके हम कितनी इकाइयाँ खरीद पा रहे थे? 20 इकाइयाँ। अब यदि 5 की जगह कीमत घटकर 4 हो जाए, कितनी इकाइयाँ खरीद पाएंगे? 25 इकाइयाँ। कहाँ आ गए? यहाँ पर। बजट रेखा कहाँ चलेगी? ऊपर की ओर। ये कंडीशन कैसी है? जब y की वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि y की वस्तु की कीमत है, y वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ x वस्तु की कीमत में कमी आने से ये एक ही सिरा ऊपर की ओर जाएगा, इस सिरे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये तो पहले ही 100/5 से 100/4 से निकाला हुआ है 25, चूंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए y एक्सिस या y वस्तु की इकाइयों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये किस कारण से हुआ? px में कमी से। हो गया। अब यदि दूसरा परिवर्तन हो जाए कि x वस्तु की मात्रा में कमी की बजाय क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। ये पहले 5 रुपये थी, 20 इकाइयाँ खरीद पा रहे थे। अब मान लीजिए यदि कीमत 5 की बजाय कितनी हो जाए? 10। कीमत में वृद्धि होगी, इकाइयों की संख्या क्या हो जाएगी? कम। हम यहाँ पर आ जाएंगे, बजट रेखा इस प्रकार से बनेगी। ये किस कारण से हुआ? px में वृद्धि से। समझ गए? अर्थात जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो बजट रेखा दाईं ओर विस्थापित होती है, और जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो चूंकि ये जो बिंदु हैं ये वस्तु की इकाइयों को बताते हैं, तो कीमत में वृद्धि होने से हम उस वस्तु की कम इकाइयां खरीद पाते हैं, इसलिए बजट रेखा बाईं ओर या नीचे की ओर विस्थापित होती है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।